नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। जब से बीजेपी सरकार ने एल.के. आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है, तब से एक बहस चल पड़ी है। बहस ये है कि क्या बीजेपी सरकार आम चुनाव के पहले हिंदुत्व को और ओबीसी को साधना चाहती है। इसके विपरीत दूसरे तर्क भी दिए जाते हैं कि ओबीसी हिंदुत्व से अलग नहीं है। तो इसी पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं दिलीप मंडल, जिनसे हम इस पर एक डिटेल चर्चा करेंगे। सर, ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी मंडल और कमंडल को साधने की कोशिश कर रही है, इसमें क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है? देखिए शिव, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारत रत्न देना जो है ये हमेशा से एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ये कोई मतलब आर्बिट्री लॉटरी या गुण दोष या प्रतिभा के आधार पर कभी नहीं दिया गया है, क्योंकि आप इस हर शुरुआत से ही भारत रत्न देने की जो परंपरा है उसमें आप एक राजनीति का तत्व लगातार देखेंगे। इसलिए आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब आपको राजनीति में ही मिलेगा कि क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 90 में मिलता है, उसके बाद सरदार पटेल को क्यों मिलता है, नेहरू अपने कार्यकाल में कैबिनेट में से ही वो अप्रूव करा के खुद क्यों ले लेते हैं। तो ये सारे राजनीति के सवाल हैं। क्यों किसी चुनाव से पहले सचिन तेंदुलकर को दिया जाता है, क्यों बीजेपी नाना देशमुख और या बाद में आडवाणी को दे रही, क्या है? तो ये सारा पॉलिटिकल है पहले तो इसलिए चुनाव से पहले भारत रत्न दिया जाना पॉलिटिकल एक्ट है। ये तो हमको इसको लेकर कोई उलझन नहीं होना चाहिए। अभी बीजेपी ने जो किया वो एक मायने में भारत की जो अभी तक की राजनीति है उससे एक प्रस्थान है, उससे एक डिपार्चर है। अच्छा। वो इस सेंस में कि अब से पहले जितनी सरकारें थी वो आडवाणी को दे सकती थी या कर्पूरी ठाकुर को दे सकती थी। पहली बार भारत में एक ऐसी सरकार है जो एक हफ्ते में, बल्कि एक पखवाड़े में आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर दोनों को दे रही है। अभी जैसे इससे पहले की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी या जो सेकुलर सरकारें मानी जाती है थर्ड फ्रंट वगैरह की, वो आडवाणी को नहीं दे सकते थे। और जो बीजेपी इससे पहले जब वाजपेयी की सरकार आई थी वो इस सीमा तक जाकर एक सोशल जस्टिस के इतने बड़े आइकन जिसको लेकर इतना विरोध रहा समाज में, उनको नहीं दे सकती थी। तो अब यही एक मेरे ख्याल से एक व्यतिक्रम है, नियम का टूटना है कि एक ऐसी सरकार इस समय देश में जो एक साथ आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर दोनों को भारत रत्न दे पा रही है, दे रही है। यही मुझे लगता है कि राजनीति का नया तत्व है, नयापन है, नोवेल्टी है। ये इस समय हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसमें राजनीति भी है तो ये एक तरीके की सकारात्मक राजनीति है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के एक आइकन रहे हैं और तमाम राजनीतिक और अदरवाइज विरोध झेलने के बाद भी जिन्होंने पिछड़ों के लिए इतना कुछ किया, उनको साथ में लेना और हिंदुत्व को साथ में लेना, मतलब साथ साथ देना, आप इसको सकारात्मक वे में देख रहे हैं? नहीं शिव, मैं इसमें सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। ये शुद्ध राजनीति है। अच्छा। इसमें जिसको फायदा होगा वो कहेगा बहुत अच्छा है, जिसको नुकसान होगा वो कहेगा बहुत बुरा है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है बुरा है। ये करने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी, बल्कि हम उस पर मुझे लगता है कि एक बातचीत होनी चाहिए कि हुआ क्या के बाद सवाल है कि हुआ क्यों, हुआ क्या तुम्हारे पास है। वो पब्लिक डोमेन में सबको पता है कि क्या हुआ। अभी क्यों हुआ और इससे पहले क्यों नहीं हुआ, इन दो प्रश्नों का उत्तर अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो पहले क्यों नहीं हुआ का जवाब मैंने देने की कोशिश की कि क्योंकि अभी तक खास करके 1990 जो है वो भारतीय राजनीति का एक तरह से, भारतीय राजनीति को आप दो हिस्से में बांट सकते हैं। 1990 की भारतीय राजनीति और 1990 के बाद की भारतीय राजनीति, यहाँ पर दो धाराएं अलग हो जाती हैं। इससे पहले तक जो हिंदुत्व की धारा थी, जो मंदिर या रिचुअल्स और कर्मकांड, ये सारा कुछ कांग्रेस के अंदर समाहित था। और कांग्रेस अपनी शुरुआत से ही एक हिंदू पार्टी के तौर पर एक्ट करती थी और इस बात को सबसे पहले पहचाना मुस्लिम लीग ने कि भाई आप अगर सर्वधर्म संभाव करेंगे और आप अगर 70% है, 65%, तो आपका ही तो शासन है फिर, क्योंकि एक आदमी का एक वोट है और आप कह रहे हैं सबको बराबर हक है, तो उसमें हम कहाँ हैं, हम तो फिर उसमें किनारे लग जाएंगे। तो इसको उन्होंने पहचान लिया कि नहीं, ये आप और इनके नारे
भाषण, कार्य करने की पद्धति देखिए, राम राज्य चाहिए गांधी जी को, उसके अंदर उनको वर्ण व्यवस्था चाहिए और वो सारा कुछ उसको वो अतीत की तरफ लौटो। नेहरू कह रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि हमारा हजारों साल का अतीत है, तो उस हजारों साल के अतीत में मुस्लिम कब आ रहा है? उसमें तो बहुत बाद में आ रहा है। तो उसको समझ में सबको आ रहा था कि आप कर क्या रहे हो। वो आप वंदे मातरम को अपने प्रमुख गीत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मुसलमानों के खिलाफ लिखी गई किताब आनंद मठ से आता है। तो इसको लोग समझ रहे थे। तो इस वजह से वहां तक कांग्रेस जो है वो हिंदू पार्टी के तौर पे ही काम कर रही थी, मूलतः मुसलमानों को साथ लेती थी, लेकिन हिंदू पार्टी थी। इसलिए आप उनका आखिरी हिंदू पना जो है, हिंदू एक्ट, वो राजीव गांधी जिस समय मंदिर का ताला खुलवाए, वो उनका आखिरी हिंदू एक्ट है। देखिए ना, सावरकर का डाक टिकट, सावरकर को भारत का महान संतान बताने सब कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस कर रही थी। ये बीजेपी ने सावरकर का डाक टिकट ये बहुत बड़ी बात है कि सावरकर के उस पे डाक टिकट जारी करना कांग्रेस द्वारा है। उस समय इंदिरा गांधी ने जो उनके लिए वक्तव्य दिया, वो कितना किस तरह का वक्तव्य था। और भारत में तमाम मुस्लिम विरोधी जो बड़े दंगे हैं, जिसमें 1000-2000 लोग मरे हैं, तो ऐसे अगर 50 दंगे हुए होंगे तो उसमें 49 दंगे तो कांग्रेस के टाइम के हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस इस खेल को जब तक खेलती थी तब तक बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जनसंघ की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनको लोकसभा की 2 सीट आई थी 1984 में, क्योंकि हिंदू उधर जा रहा था ही नहीं, हिंदू तो कांग्रेस के साथ था। ये 90 के आसपास जब इनसे वो गलतियां कुछ हुई, जैसे साहबानों के केस में उन्होंने मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की, फिर 1981 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम और इंस्टीट्यूशन के तौर पर स्थापित करने के लिए बाकायदा एक्ट लेकर चली आई। तब वो जब मुस्लिमों की तरफ उनका जो स्विच आया, और ये स्विच उनको इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि मुस्लिम छिटकने का डर था कि वो सेकुलर और थर्ड फ्रंट की तरफ मुस्लिम खिसकने लगे थे, खास करके जनता पार्टी के समय में। और उसके बाद इस बीच में संजय गांधी वगैरह के टाइम में जो जबरदस्ती बंध्याकरण वगैरह और वो मतलब वो सब जो कांड हुआ मुसलमानों को लेकर, फिर ये तुर्कमान गेट में घर ढाए गए, तो मुसलमान छिटक रहा था। मुसलमान छिटकने के लिए आपने मुसलमानों को मैनेज करने की कोशिश की, और उसके मुसलमानों को मैनेज करने की कोशिश करने के बाद आप हिंदुओं को मैनेज करने लगे। तो ये जो उठा पटक हुई राजीव गांधी के टाइम में, ये समय है जो कि राम मंदिर आंदोलन में पहली बार भीड़ जुटनी शुरू होती है। वरना वो आंदोलन पड़ा हुआ था, 300 आदमी जंतर मंतर आके बैठता था, कोई नहीं पूछ रहा था। जनसंघ को कोई ट्रैक्शन नहीं था, ब्राह्मण बनिया पार्टी थी वो, उसके अलावा कोई आता नहीं था। और पाकिस्तान से रिफ्यूजीज की पार्टी थी वो, उनकी कोई मतलब उससे बियॉन्ड औकात नहीं थी। यही दिल्ली में खुराना, कोहली वगैरह कुछ करते थे। ये जो 90 का दौर है, उसके बाद मंडल और मंदिर 2 अलग रास्ते पे चले गए कि मंडल की धारा और मस्जिद की धारा। ये एक्चुअली ये फिर से मर्ज कर रहे हैं आके 2014 में, जिस समय की नरेंद्र मोदी आते हैं। नरेंद्र मोदी के आने से पहले बीजेपी को कभी बहुमत नहीं मिला। एक वाजपेयी ने अल्पमत की सरकार चलाई बहुत सारे एलाइज को लेकर। नरेंद्र मोदी ने जब ओबीसी नेस अपना एस्टेब्लिश किया और असर्ट किया, तब जाके बीजेपी को बहुमत मिलना शुरू होता है। और इसको वो लगातार नरेंद्र मोदी हर 5वें भाषण में कहते हैं मैं पिछड़ी माँ का बेटा। ये क्या है? क्यों कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के दिन का जो उनका वक्तव्य है, उसमें वो कह रहे हैं कि पिछड़ा होने के नाते मैं उनके संघर्षों को समझता हूँ। क्या जरूरत है बोलने की? आप अपना ओबीसी नेस एस्टेब्लिश करके आप हिंदुत्व का जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं। और ये सावरकराइट आइडिया है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ सारे हिंदुओं की एकता चाहिए मुझे। ये जो आइडिया है सावरकर का, इस पर सावरकर आइडिया में ओबीसी की गुंजाइश है, इवन शेड्यूल कास्ट की गुंजाइश है, सिखों की गुंजाइश है, बौद्ध जैन की गुंजाइश। तो गुंजाइश वाले क्या बात होती है? हिंदू सही हैं। हाँ नहीं, उनको मतलब बौद्ध और जैन को लेकर के हम गुंजाइश की बात करें तो इनकी विराट एकता, जो सावरकर की हिंदुत्व किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो बता रहे हैं कि हमको कैसी एकता बनानी है, एक ही दुश्मन चाहिए। हाँ, उन्होंने बल्कि अपनी वो 7 शैकल्स का जो रूल दिया है वो भी है। तो लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण आती है कि वही जो कहा जाता है कि ओबीसीज हिंदू से अलग कहाँ हैं, क्योंकि मोदी तो 14 से जीत रहे हैं और जाहिर सी बात है इतना बड़ा वर्ग है ओबीसी, अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करता तो इतनी बड़ी जीत उनको लगातार बीजेपी को नहीं मिल रही होती। तो जो ये एक आरोप लगाया जा रहा है कि या कहा जा रहा है कि ओबीसी को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ऐसा हम क्यों नहीं मान सकते या क्यों नहीं कह सकते कि बीजेपी ने उनके एक्चुअल में उनके संघर्षों को महत्व देने के लिए ही उनको भारत रत्न दिया है? क्या ये बात नहीं मानी जा सकती? क्योंकि जीत तो पहले से रहे हैं और राम मंदिर
की स्थापना के बाद से कहीं ना कहीं ये बात मानी भी जा रही है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि काफ़ी कुछ बीजेपी की जीत पक्की ऐसी लगती है, उनके हाव भाव से भी दिखता है। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ बीजेपी 2024 में कौन जीत रहा है हार रहा है, लेकिन इतना है कि जो पॉलिटिकल हिंदू है जी और जो पॉलिटिकल ओबीसी है ये कन्वर्ज नहीं कर रहे थे, और ये कन्वर्ज करते तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतने दिन तक सत्ता के बाहर नहीं रहती, और अभी तक बिहार में इनकी एक बार भी सरकार नहीं बनी है अभी तक। तो पॉलिटिकल हिंदू और पॉलिटिकल ओबीसी ये अलग अलग तरीके से एक्ट करता रहा है, इसको ये मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 90 में एक कोशिश हुई थी जिस समय कि आपको कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, शिवराज सिंह चौहान, ये एक चंक ऑफ, मतलब इसमें वो मेरे ख्याल से बिहार में चुन यादव, मतलब एक पूरी कतार ओबीसी की लीडरशिप कोशिश की थी, जो गोविंदाचार्य उसमें एक जिसके लिए सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो एक फेज तो वहां तक था, लेकिन उस समय टॉप लीडरशिप लेकिन सवर्णों के हाथ में थी। आडवाणी, वाजपेयी, आपको विजय मल्होत्रा, खुराना, प्रमोद महाजन, राजमाता सिंधिया, ये यहाँ पर ये टॉप लीडरशिप, अरुण जेटली, ये टॉप लीडरशिप सवर्णों के हाथ में थी। बीजेपी को 2013 आते थे समझ में आ गया कि अब खेल बनेगा नहीं, इससे बन नहीं पाया, अभी तक नहीं बन पाया। जनसंघ तो पुरानी पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियां भी तमाम उभर गई थी। 1925 से आरएसएस है और उनका खेल बन नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हमको थोड़ा सा ज्यादा एकोमोडेट करना पड़ेगा, तब जाके बात बन सकती है। इस स्ट्रेटेजिकल चेंज ने ये सारी चीजें की, वरना वाजपेयी जी क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर को दे दिए? दे सकते थे ना, 6 साल सरकार चली थी, नहीं दे रहे थे ना। ये जो अभी ये चेंज अभी है, ये नया है, ये मतलब ये नया फिनोमेना है, ये नई परिघटना है, और इस वजह से महत्वपूर्ण है। इसमें यह है कि इसके मुकाबले बाकी लोग क्या करेंगे, ये एक दूसरा ही सवाल है कि अगर आपका हिंदुत्व का आइडिया कांग्रेस ने मिस कर दिया, वो जिस पर सवार होकर वो हिंदू मुस्लिम विभाजन हुआ, हिंदू पार्टी कांग्रेस थी, उस पूरे प्लान को इन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया। अब वो अगर मुस्लिम तो 10-12 सीट के अलावा नहीं जिता सकते ना सिर्फ मुस्लिम वोट से, तो आपको हिंदू वोट चाहिए। हिंदू वोट आपने, एक तो आप हिंदू पार्टी के तौर पर आपने अपनी पहचान खोई, और ओबीसी के सवाल पर आपने कभी ईमानदारी से आपने काम नहीं किया। मंडल कमीशन के खिलाफ सबसे बड़ा भाषण तो राजीव गांधी का है, 2 घंटे का भाषण दिया उन्होंने कि क्यों मंडल कमीशन नहीं लगना चाहिए। तो अचानक से आप अपने सारे अतीत से भी छुटकारा तो पा नहीं सकते। और 2011 में आपके मौका था जाति जनगणना कराने का, उसमें आपने कराया नहीं। आपने 50% की लिमिट कभी क्रॉस की नहीं। आज आप कह रहे हैं हम 50% की लिमिट क्रॉस करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे। ऑपोजिशन में है तो आपको क्रांति करनी है, जब सत्ता में थे तो आपने क्रांति की नहीं। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप बीजेपी ने अगर अपने वोटर से प्रॉमिस किया कि मंदिर देंगे, तो सरकार में रहते हुए दे रही, वो ये नहीं करेगी। वो पोजिशन में आएंगे तो फिर कहेंगे हम बनाएंगे। अब दे दिया ना उन्होंने, 370 पे उन्होंने एक्ट कर दिया, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का आधा 3 तलाक करके रिजॉल्व कर दिया। तो वो अपने वोटर के प्रति ईमानदार है। मैनिफेस्टो वो उनकी बदमाशियां अपनी जगह है, लेकिन वोटर को, जो कोर वोटर को मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा तो देख लूंगा, तुम्हारा वाला काम कर दूंगा। अभी ये वाला काम धीरे से उन्होंने कर दिया। क्या कांग्रेस कह सकती है कि हमने ओबीसी का कोई काम कर दिया है? तो आप जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी नीति होती है, जब विपक्ष में होते हैं तो आपकी राजनीति होती है। आपकी नीति जो है वो आपके वक्तव्य के साथ उसका सुरताल मिल नहीं रहा है, मतलब सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। आप बोल कुछ रहे हैं, आप एक्ट कुछ और करते हैं जब आप सत्ता में होते हैं। तो इस वजह से कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये चीज़ बीजेपी में हमेशा दिखी है। इवन जब वाजपेयी भी जब अल्पमत में थे सरकार, मतलब कॉलिशन गवर्नमेंट थी, तब भी वाजपेयी ने ये चीज़ बोला था कि हम अभी अपने कुछ मैनिफेस्टो की कुछ चीज़ों से, कुछ पॉइंट से इसलिए समझौता कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है, नहीं तो हम 370 को भी ख़त्म करेंगे, हम ट्रिपल तलाक, मतलब सारी चीज़ों पर, राम मंदिर भी हमारे मुद्दे में है। तो कहीं ना कहीं वो जो बात आप कह रहे थे कि बीजेपी अपने मुद्दे को हमेशा मजबूती के साथ वो करती गई है और इसलिए वोटर मजबूत होता गया है, वो चीज़ दिखती भी है। हाँ, इसको एक तो इसमें जो मंडल और मंदिर को सिंथेसाइज ये कर रहे हैं, दोनों को एमलगमेट कर रहे हैं दोनों को। इसमें सवाल ये है कि क्या वो एक बिंदु कभी आएगा जिस समय, क्योंकि हिंदू सवर्ण तो डोमिनेंट पोजीशन की उसका अभ्यास है 2000 साल का या 3000 साल, पता नहीं, या 1000 साल, जो भी हो इतिहास, कुछ लोग जहां तक खींच के ले जाएं, काफी समय का। तो डोमिनेंट पोजीशन की जो अभ्यास है, इसमें अगर ओबीसी टर्न बीजेपी लेती है, और इस चक्कर में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं करना, कुछ तो करना पड़ता है। आपको नीट में
आपने आरक्षण ओबीसी को दे दिया जो कांग्रेस नहीं दे रही थी। आपने नवोदय और सैनिक स्कूल में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। आपने उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। 27 मंत्री आपके ओबीसी हैं। तो ओबीसी को जो आप ये असर्ट कर रहे हैं, असर्ट करने दे रहे हैं, तो क्या राजनीति में वो एक बिंदु कभी आएगा जबकि सवर्ण कहेगा कि इससे तो अच्छा हम कांग्रेस के साथ थे। आपके समय में अगर हमको इतना शेयरिंग इनके साथ कर लेना है तो हम क्यों ना चले जाएं? क्या ये समय आएगा? ये राजनीति का बड़ा सवाल है। अभी तक मुझे लगता है कि सवर्णों में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि ओबीसीनेस जो बीजेपी का है वो हमको कोई ट्रबल दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया कि पॉलिटिक्स में हम ओबीसी को देते हैं, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस हम आपको देते हैं। इस टाइप का कुछ उन्होंने वो एक मतलब उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया है जिसमें कि दोनों ही तबके, ओबीसी और सवर्ण, दोनों के लिए उसके मतलब जेब में कुछ ना कुछ है। मतलब एक चॉकलेट इधर फेंक दिया तो दूसरा आइसक्रीम इनको दे दिया टाइप का खेल वो खेल पा रहे हैं। और यही कामयाबी है। इसको थोड़ा सा घुमा के अगर देखें सर, तो देखिए राजनीति में हर कोई सत्ता के लिए कहीं ना कहीं आया है, सत्ता चाहिए और उसमें कोई, लेकिन अगर उस सत्ता को पाने की प्रक्रिया में अगर कुछ लोगों का जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते हैं, अगर ओबीसी को मिल रहा है तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सिर्फ ये कह के उस चीज को आप यू कैन नॉट सेट इट असाइड कि पॉलिटिक्स कर रहा है। हाँ, कि पॉलिटिक्स कर रहा है। और पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या करेगा? और ये भी है कि अब देखिए सोशल मीडिया वगैरह का जमाना है, अगर आप कुछ नहीं देंगे तो सिर्फ धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा के ना दिया जाए, वो नहीं पाएगा आपको कुछ। और दिया क्यों ना जाए? कुछ मेरा पॉइंट ये है कि दिया क्यों ना जाए। विश्वकर्मा योजना है 13,000 करोड़ की, इसका लाभ पूरा का पूरा ओबीसी को जाएगा, जो उनके आर्टिसन क्लास है, कारीगर क्लास है। अभी ये तो कोई भी सरकार कर सकती थी, कर भी रही थी, लेकिन अब इसको लेकर ये कहना कि हमने विश्वकर्मा योजना ओबीसी के लिए लाई, ये कोई नहीं कह रहा था। ऐसा नहीं कि विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाएं नहीं थी। आप जब कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो ये आपने उसको सोशल पॉलिसी को आपने पॉलिटिक्स बना दिया। बीजेपी कर पा रही है, आप नहीं कर पा रहे, लोग नहीं कर पा रहे थे कि पता नहीं सवर्ण नाराज हो जाएगा। सवर्ण नहीं नाराज होगा, सवर्ण को तो आप कुछ और ऑफर कर रहे हैं ना। आपका धर्म कर्म और रिचुअलिस्टिक सुपरिटी कायम है, और वो मतलब आप सुख है ना, उसका भी तो अपना सुख है, वो भी तो वस्तु है ना। बिल्कुल, भावना भी एक वस्तु है। तो वो भावना आपको दे रहे हैं, सेंटिमेंट दे रहे हैं। तो ये मतलब एक बहुत दिलचस्प है कि मतलब प्रतीकात्मक चीजें सवर्णों को पर्याप्त मिल रही है। अच्छा, मैंने कर्पूरी ठाकुर की राजनीति में और बीजेपी में एक समानता भी देखी कि जो उन्होंने 26% रिजर्वेशन लागू किया था, उसमें 3% गरीब सवर्णों के लिए भी था, जो कि मोदी जब आते हैं सत्ता में तो 10% जो है EWS लेकर के आते हैं। एक तो ये, दूसरा आपने देखा होगा कि बीजेपी का जोर जो है हिंदी पर अक्सर होता है, ज़्यादा होता है। कर्पूरी ठाकुर ने जो है मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को पास होना अनिवार्यता खत्म की थी। ये दो जो बहुत बड़े कदम थे, ये काफ़ी कुछ मिलते हैं। तो इसमें देखिए लोग अब राजनीति में ना मेमोरीज बहुत लोगों की कम है। जिस कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने आरक्षण दिया था, वो सरकार बीजेपी मतलब जनसंघ के साथ मिलकर ही चलाई थी। और वित्त मंत्री उसमें कैलाशपति मिश्र थे, जो बीजेपी के या वहाँ के जनसंघ के सबसे बड़े नेता थे। तो और अभी देखिए ना आप, ये नीतीश कुमार ने जो आरक्षण बढ़ा दिया है और जाति जनगणना करा दी है, अब मिलकर सरकार चला रहे हैं। बीजेपी का विरोध कर रही है। बीजेपी ने जाति जनगणना का भी वहाँ समर्थन किया, और आरक्षण बढ़ाने का जो बिल है उसमें बीजेपी ने पक्ष में वोट डाला है। तो बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, तो जब तक सवर्णों की पार्टी थी तब तक 8-10 सांसद आते थे। बीजेपी ने जैसे ही हिंदू पार्टी बनी, उसके पास वो चुनाव जीतने लगी। तो जो 90 से पहले जनसंघ क्या कर रही थी? भाई जनसंघ तो ज्यादा जगह अपोजिशन भी नहीं थी। पहला जो आपका लोकसभा चुनाव पहला दूसरा तीसरा में जनसंघ तो अपोजिशन भी नहीं है। वो तो हाशिए की ताकत थी। उनका इमरजेंसी ही मंडल और मंदिर को मिलाने से हुआ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें और है सर कि दो सीटों से लेकर के बीजेपी की सीटें लगातार, बीच में शायद 2009 में एक बार इक्वल रही हैं, बाकी लगातार बढ़ती गई हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि हिंदुत्व की राजनीति कहीं ना कहीं जो है वो फ्रूटफुल है। देखिए 2009 का चुनाव बीजेपी कांग्रेस जब जीत रही है ना, उससे पहले कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक्ट है। 2006 में अर्जुन सिंह ने ओबीसी आरक्षण
छात्रों के लिए लगा दिया था। हम्म। और उसकी लहर थी, उसकी लहर अंडर करंट में थी और उसने उसको जिताया। तो इसने खतरे की घंटी बजाई बीजेपी के लिए कि अगर ओबीसी वहां पर जा रहा है तो हम क्या ऑफर करें कि ओबीसी हमारे पास आए। इन्होंने अपने एक बहुत सारे मुख्यमंत्री और नेताओं में से एक ओबीसी नेता सामने रख दिया कि हम देंगे ना आपको, हम दे रहे हैं आपको। वो नहीं देगा ना भैया, वो नहीं दे रहा है, हम दे रहे हैं। तो खेल असल में वहां पर हुआ है। और इसको हिंदू मुस्लिम के तौर पर अगर आप 2014 या 2019 के चुनाव को देखने की कोशिश करेंगे तो आप इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे सांप्रदायिक माहौल में 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी हारी थी। तो बीजेपी सांप्रदायिक चुनाव जीतती है जरूरी नहीं। 2014 में क्या सांप्रदायिकता थी, 2019 में कौन सी सांप्रदायिकता थी? 14 में तो पूरी तरह विकास का चेहरा बन करके ही मोदी जी थे। बाकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कोई दंगा तो नहीं छिड़ा हुआ था ना उस समय पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। कोई जब दंगों का समय था तब तो बीजेपी हारती थी। तो बीजेपी की पूरी मतलब पूरा पॉलिटिक्स को हिंदू मुस्लिम के नजरिए के बियॉन्ड कास्ट और सोशल तरीके से देखा जाए तो समझ में आएगा कि कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को एक साथ इन्होंने भारत रत्न कैसे दे दिया। तो ये थी हमारी चर्चा दिलीप मंडल के साथ, जिन्होंने इस बारे में बात की हमसे कि कर्पूरी ठाकुर को और एल.के. आडवाणी को एक साथ भारत रत्न देने के पीछे बीजेपी की क्या राजनीति या क्या मंशा हो सकती है। आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगली बार हम फिर किसी खास टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।